सो मैम आज का जो मेरा इंटरव्यू था उसमें पहले ही मैम ने एक वर्ड बोला। मैम ने कहा सिंकिंग वर्ड में बोल रही हैं और आपको क्या दिमाग में आता है। अगर बात की जाए ओवरऑल यूपीएससी जर्नी काफी लॉन्ग होती है, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी होते, तो आप अपने मोटिवेट रखने मैम के आई लिए क्या थिंक करते सीसेट को टफ करके यूपीएससी ये प्रूव करना चाह रही कि आप सीसेट को हल्के में नहीं ले सकते। यू हैं? हैव टू हाँ, गिव इट सफिशिएंट या टाइम, क्योंकि वो एक एग्जाम का पार्ट है, तो आपको उसके लिए भी सफिशिएंट टाइम देना स्वागत पड़ेगा। करते हैं हमारे चैनल में। यूपीएससी आज स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जर्नी कैसी रही, इंटरव्यू तक ये कैसे पहुंचे, यहाँ तक का सफर इनका टोटली कैसा रहा है। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मेरा नाम अमित नेगी है और मैं उत्तराखंड स्टेट को बिलोंग करता हूँ। ओके, आपका अटेम्प्ट और इंटरव्यू कौन सा है? मैम ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू। ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी कहाँ कमी रह गई थी और कहाँ पे आप रह गए, आपको क्या लगता है? मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में जीएस के 3 और 4 जो एग्ज़ाम है हाँ। उसमें मेरे कुछ मार्क्स कम रह गए थे, ओके तो मेरिट में नहीं आ पाया। ओके, मतलब एग्जाम में जो मार्क्स थे थोड़ा कम मेंस के। जी ठीक है, आपने उसमें इंप्रूव किया होगा। डेफिनेटली मैम थोड़ा इम्प्रूव तो किया है। अब देखिए फाइनल मार्क्स नहीं पता चलेगा। ओके, आई विश कि सर का हो जाए इस बार। ओके, और सर ये बताइए कि आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछेंगे, डैप से था या करंट अफेयर वगैरह से था, किससे था ज्यादा क्वेश्चन? मैम मैं कहूँगा कम्प्लीटली डैप बेस्ड ही था। Okay. सारी डायमेंशंस उन्होंने कवर करने की ट्राई करी। इनिशिएट उन्होंने उत्तराखंड में जो कैलेमिटीज़ आती हैं उससे किया था। यस। देन दे कवर्ड माय हॉबीज, देन Okay. पीएसआईआर वाज माय ऑप्शनल, सो आईआर के कुछ क्वेश्चन थे। हाँ। देन दे मूव टू हिंदी पोएट्री जो कि मेरी हाँ। हॉबी है, एंड देन at last they concluded with PCM, physics chemistry maths, which was my graduation subject. Okay. So they covered DAF only and no outside questions. Okay. आपके नाम से रिलेटेड को क्वेश्चन पूछा कि आपके नाम का अर्थ क्या है, कुछ इस तरीके No से? ma'am, no such tricky questions. No. उससे नहीं पूछा गया बिल्कुल। नहीं। ऑप्शनल से कुछ पूछा? ऑप्शनल से क्या पूछा? ऑप्शनल मैम मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, तो आईआर से रिलेटेड उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर पे पूछा, इंडिया मालदीव्स रिलेशंस पे पूछा, Okay. और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे कि अगर आपको एम्बेसडर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन थे। सिचुएशन बेस्ड कितने क्वेश्चन होंगे अराउंड? मैम 2 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। एक उन्होंने कहा कि इफ़ यू विल बी द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मालदीव्स, Okay. हाउ विल यू हैंडल द प्रेजेंट सिचुएशन, और दूसरा था कि इफ़ यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, हाउ विल यू अप्लाई द रूल ऑफ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। ओके, आपने इंटरव्यूज के लिए मॉक दिए थे आपने? हाँ जी मैम, मैंने 4 to 5 मॉक्स दिए थे। ओके, मॉक में और रियल इंटरव्यू में क्या फ़र्क लगता है आपको? मैम जो सबसे मेजर फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो पैनलिस्ट होते हैं वो काफ़ी काम होते हैं, वो आपको बोलने का टाइम देते हैं बिल्कुल। और वो आपको सुनते हैं। Yes. वेयर एज़ मॉक इंटरव्यूज़ में वो मोस्टली आपको ग्रिल करने की उसमें रहते हैं, तो अगर आप कहीं पर बोल रहे हैं तो वो आपको बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, ओके या आपको कोई टफ क्वेश्चन उठा के ला सकते हैं, जो यहाँ पर मोस्टली नहीं रहता है। यहाँ पर मोस्टली वो डैप बेस्ड ही रहता है। ओके। अच्छा, आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मॉक में, आपके अंदर कुछ कमी बताई थी कि आप इस चीज़ को ठीक करिएगा, इस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करना, क्या बताया था? जी मैम, अलग-अलग मॉक्स में किसी ने मुझे कहा था कि यू आर लुकिंग ओवर प्रिपेयर्ड, किसी ने Okay. कहा था कि यू आर लुकिंग फाइन। हम्म, तो मिक्स रिएक्शंस थे, बट एट Okay. लास्ट मैम जैसा नेचुरल फ्लो आता है हम वैसे ही करें। आई बिल्कुल। होप इट वर्क्स। ओके, रियल इंटरव्यू में जब आप फर्स्ट टाइम एंटर किए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पुट अप किया था उन लोगों ने? सो मैम आज का जो मेरा इंटरव्यू था उसमें पहले ही मैम ने एक वर्ड बोला। मैम ने कहा सिंकिंग वर्ड में बोल रही हैं और आपको क्या दिमाग में आता है। अच्छा। तो लास्ट ईयर जोशीमठ हमारा काफ़ी न्यूज़ में था सिंकिंग Yes. को लेके, तो मैंने उसी पर कहा मैम जोशीमठ याद आता है। ओके तो देन दे कंटिन्यूड क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। ओके, किसी क्वेश्चन पे आपको सॉरी तो नहीं बोलना पड़ा कि आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो? जी मैम, 1-2 क्वेश्चंस थे जिनमें सॉरी मैंने बोला था। जैसे उन्होंने एक पर्टिकुलर मशीन जो सिलक्यारा टनल में यूज़ हो रही थी उसका नाम पूछा, तो वो मैं नहीं बता पाया, तो मैंने कहा मैम सॉरी, करेक्ट नेम आई एम नॉट रिकॉलिंग। एक क्वेश्चन सर ने हिंदी पोएट्री से रिलेटेड था, तो उन्होंने एक लाइन बोली, वो मेरे को नहीं पता था कहाँ से उन्होंने ली है, तो मैंने कहा सर आई एम नॉट अवेयर। ये 2 क्वेश्चन तो मैं नहीं जवाब दे पाया। अच्छा, आपके मना करने के बाद पैनल मेंबर का क्या रिएक्शन होता है? No ma'am, they are fine with it. They just हाँ. want to have a conversation. So if you are not comfortable in any question, they just move on to next question. They Okay. just want you to speak and present your opinion. So they move to next question. ओके, आपका मीडियम क्या है सर? इंटरव्यू का मीडियम में मेरा इंग्लिश है। ओके, और ओवरऑल एग्जाम का? इंग्लिश में। इंग्लिश ही रहेगा। ओके, अच्छा, प्री की बात की जाए तो आपके हिसाब से प्री की सबसे बेस्ट तरीका क्या है पूरी प्रिपरेशन करने का? मैम पूरी प्रिपरेशन को देखा जाए तो बेस्ट तरीका तो होलसम प्रिपरेशन ही है। प्री और Okay. मेंस का कंबाइंड आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, Okay. क्योंकि मेंस जो प्री के भी क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा फैक्चुअल ना होके काफ़ी स्टैटिक से लिए जाते हैं। Yes. अगर प्री स्पेसिफिक देखा जाए तो लास्ट के 2-3 मंथ्स में मैम आप जितने PYQs ट्राई कर सकते हैं, जितने MCQs आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वही आई थिंक फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि एट लास्ट आपको वहाँ पे MCQs ही सॉल्व करने हैं। तो आई थिंक प्रैक्टिस इज़ द की। ओके, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब एग्जाम देने बैठते हैं, हर क्वेश्चन तो हमें नहीं आ रहा होता है, जो क्वेश्चन हमें नहीं आता उसे हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपको पर्सनल क्या तरीका था, उसको कैसे अटेम्प्ट करते थे?
राइट मैम, यहीं पर आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ काम में आती है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया रहेगा कि कैसे आपको जो अननोन क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करना है। आपकी गेसिंग स्किल वहाँ पर प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वहीं से आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आप कंफर्टेबल हैं और अपना एक मार्जिन सेट कर लीजिए और उस हिसाब से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। यूपीएससी की तैयारी आप कितने टाइम से कर रहे हैं? मैम मैं 21 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था, तो तब से मैं फुल टाइम इसमें कर रहा हूँ। बाकी इनिशिएट मैंने अपने ग्रेजुएशन ईयर्स में ही सेकंड ईयर से स्टार्ट कर लिया था। ओके। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था तब आपने क्या क्या पहले नॉलेज ली थी यूपीएससी के बारे में स्टार्ट करने के टाइम पे? राइट मैम, सो इनिशियल पुल जो मैम मुझे पुश जो मिला था वो मेरे ब्रदर से मिला था। मेरे कज़न हैं, वो आईपीएस हैं, ओके। ही इज़ सर्विंग राइट नाउ इन मेरिट। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्ज़ाम मैम मोस्टली यूट्यूब ड्रिवन ही है। आप जैसे चैनल्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं इस रिगार्डिंग। सो इट्स ऑल यूट्यूब विच मेड मी की कॉन्ट्रीब्यूशंस इन रिगार्डिंग द डायरेक्शन। ओके। अगर मेंस की बात की जाए तो आंसर राइटिंग जो हम करते हैं स्टूडेंट, तो कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे से आंसर राइटिंग हो ही नहीं रही, 20 क्वेश्चन में कैसे करूंगा, तो वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है जो अपने आप इम्प्रूव कर सके? मैम आंसर राइटिंग में सबसे बड़ा हर्डल जो आता है वो इनिशिएट करने में आता है। तो हम कई बार उसे इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि जब हम इनिशिएट करने जाते हैं टाइम नहीं रहता। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप जितनी जल्दी सिलेबस को एक बार गो थ्रू करके जितनी जल्दी इनिशिएट कर सकें, आपका कॉन्फिडेंस उतनी जल्दी डेवलप होगा और एक बार अगर आप उस प्रैक्टिस के साथ कंफर्टेबल हो गए तो आपके आंसर्स में टाइम टू टाइम इंप्रूव होते रहेंगे। ओके। अच्छा, जब आपने स्टार्ट में फर्स्ट टाइम मेंस लिखा होगा अपने मॉक में, तब आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगता था? आपको कुछ आइडिया होगा थोड़ा सा? मैम फर्स्टली तो इनिशियली बहुत टाइम लग जाता था। 15 से 20 मिनट भी किसी क्वेश्चन में लग जाते थे और सेटिस्फैक्शन भी नहीं रहता था। बट स्लोली मैम वो कम होता गया और जैसे जैसे हम टॉपर्स आंसर से गो थ्रू हुए हमें पता चला कि ऑलमोस्ट सभी की ये सिचुएशन है। तो उससे साथ हम कंफर्टेबल होते गए और अब धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके। अब हमें अपने एक आंसर में क्या ऐसा ऐड कर सकते हैं जो आंसर है वो काफी अट्रैक्टिव लगा कि हाँ किसी ने क्वेश्चन आंसर लिखा है बहुत सोच समझ के? मैम आंसर्स में अगर आप सारे कीवर्ड्स को अगर एड्रेस कर रहे हैं तो वही काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि टाइम इतना कम रहता है और क्वेश्चंस इतने लेंदी रहते हैं कि हम एक आध कीवर्ड को एड्रेस करके बाकी छोड़ देते हैं। तो अगर आप सारे कीवर्ड्स एड्रेस कर रहे हैं तो वहीं पर जो कॉपी चेकिंग करने वाले होते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि एटलीस्ट ही हैज़ टच्ड ऑल द डायमेंशंस एंड दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग फॉर द चेकर। ओके। अगर ऐसे की बात करें तो कई जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए आपसे पूछना चाहूँगी एक क्वेश्चन। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, एक इंग्लिश का पेपर जो कंपलसरी होता है उस पेपर से काफ़ी डरते हैं कि मैं इंग्लिश के पेपर कैसे दूंगा, मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है, तो उसको आप क्या ऐसा तरीका बता सकते हैं जो इंग्लिश को थोड़ी अपनी अच्छी कर ले? मैम जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है वो बेसिकली आपकी नॉर्मल राइटिंग स्किल्स को ही टेस्ट करता है। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर से गो थ्रू हो रहे हैं, अगर आप बेसिक एसेज प्रॉपर्ली लिख पा रहे हैं तो आई थिंक आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी है। तो आप अगर एसेज लिखने में कंफर्टेबल हैं, जो ऐसे राइटिंग में हम हो ही जाते हैं, तो आई थिंक इतनी दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल इंग्लिश होती है जो आई थिंक न्यूज़पेपर से इजीली डेवलप की जा सकती है। ओके। अच्छा, अगर बात की जाए ओवरऑल यूपीएससी जर्नी काफ़ी लॉन्ग होती है, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी होते, तो आप अपने मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे? मैम मेरी हॉबी है हिंदी पोइट्री, तो जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ मैं हिंदी पोइट्री के पास जाता हूँ एंड वहाँ से कई सारी अच्छी लाइनें मुझे मोटिवेट करती हैं अपने कार्य के लिए प्रेरित रहने में, एंड दैट इज़ वन मोटिवेटिंग फैक्टर मैम। ओके। अच्छा, यूपीएससी की अगर बात की जाए तो जो यूपीएससी का सिलेबस है वो देख के स्टूडेंट घबरा जाता है, जो स्टूडेंट बिगनर्स होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे, जिनको देख के क्या करना चाहिए सिलेबस में? मैम देखिए सिलेबस काफ़ी लेंदी है, बट आई वुड लाइक टू से कि आज अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में उतरते हैं तो 6 मंथ टू 1 ईयर तो लगने ही वाला है, और इतना अगर आप यूपीएससी को दे देते हैं तो आई थिंक सिलेबस आपके लिए उतना लेंदी रहेगा नहीं। सेकंड थिंग ये है मैम, सिलेबस लेंदी है बट उसे आपको कंपार्टमेंटलाइज करना है, सब्जेक्ट वाइज देखना है, और मोस्टली क्योंकि ये हमारा जीएस ड्रिवन जो सब्जेक्ट हैं वो 12th लेवल के एनसीईआरटी से ही कवर हो जाते हैं। तो अगर आप 12th तक एनसीईआरटी में कंफर्टेबल हैं तो आई थिंक वो इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब अगर यूपीएससी का क्वेश्चन तैयारी करता है तो उसको पहले क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या वो अपने डायरेक्ट एडवांस बुक उठा सकता है? मैम ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फटाफट रिजल्ट चाहते हैं, तो आई थिंक एनसीईआरटीज़ वहाँ पर आपके लिए इतनी हैंडी नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से 2-3 ईयर लगा के प्रॉपर बेस बना के तैयारी करूं और आप उस एरिया में एकदम अननोन है, क्वालिटी इन सब से अननोन है, तो आई थिंक एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, क्योंकि वो आपका बेस भी बनाती हैं और आपको बहुत ईजिली आपको वो चीज़ें समझाती हैं जो रेफरेंस बुक में इतनी ईजिली नहीं समझाए होते। ओके। अच्छा, प्रीलिम्स की अगर बात करें तो सीसेट काफ़ी टफ होता जा रहा है, तो सीसेट के लिए कई सारे स्टूडेंट रुक जाते हैं और कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे प्री ही नहीं निकलता है, वो कहीं ना कहीं रुक ही जाते हैं, तो उनके लिए क्या बोलूँगा? मैम आई थिंक सीसेट को टफ करके यूपीएससी
ये प्रूव करना चाह रही है कि आप सीसेट को हल्के में नहीं ले सकते, यू हैव टू हाँ। गिव इट सफिशिएंट Yeah. टाइम, क्योंकि वो एक एग्ज़ाम का पार्ट है, तो आपको उसके लिए भी सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आई थिंक आपको इसके लिए करना सिर्फ इतना ही है कि जनवरी और फरवरी ऑनवर्ड्स आपको प्रॉपर 2 to 3 आवर्स सीसेट के लिए डेडिकेट करने पड़ेंगे। अगर आप इतना टाइम उसे दे देते हैं तो आई थिंक इट विल नॉट बी अ बिग हर्डल। ओके, आपने प्रीवियस क्वेश्चन कितने लगाए हैं, मतलब कितने पेपर्स लगा चुके हैं? मैम देखिए 2011 से 22 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो मस्ट हो ही जाते हैं, बिकॉज वहाँ से आपको आइडिया आता है कि करंट में क्या टॉपिक्स पर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके। उसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो आप पीछे के देख सकते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं ओके। स्टैटिक क्वेश्चंस में, तो इन्हें आप देख सकते हैं। बट 11 to 12 इज 22 इज मस्ट है। ओके, आपने अपने घर पे काफी सारे मॉक्स दिए होंगे, मेंस के भी और प्री के भी, और जब आप रियल एग्जाम में बैठे तो लेवल कैसा रहता है दोनों का कंपेयर करें तो? मैम देखिए आप जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे उतने आप हाँ। एग्ज़ाम से कंफर्टेबल होते हैं, Okay. बट बहुत ज़्यादा मॉक्स मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं एवरेज ही रखता हूँ 35 to 50 मॉक्स प्री के लिए, और आंसर राइटिंग में जितने ज़्यादा हो सकें, तो हर एग्ज़ाम के भी अगर 2 से 3 टेस्ट अगर लिख दे रहे हैं तो काफ़ी होता है। बट अलग अलग इंसान की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो आप बिल्कुल सर। जिससे भी जाना चाहें, योर कंफर्टेबल इज़ द प्राइम थिंग। न्यू स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यस मैम, न्यू स्टूडेंट्स के लिए यही है कि पेशेंस इज़ द की। अगर आप पेशेंटली इस एग्ज़ाम को परस्यू कर पा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, जर्नी लॉन्ग है, बट अगर आप पेशेंस रख रहे हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.